आधी रात का समय था। आर्यन पद्मासन में बैठकर अपनी क्यूई को प्रसारित कर रहा था। वह अथक रूप से अपने मांस और रक्त की शक्ति का पोषण और उसे परिष्कृत कर रहा था। यह पाइन एंड क्रेन बॉडी रिफाइनिंग तकनीक में दर्ज मांस को परिष्कृत करने का एक तरीका था। यह ब्लड सर्कुलेशन रियल्म की दूसरी परत, रिफाइनिंग मसल के लिए डिजाइन किया गया था। थोड़ी देर बाद आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं और अपनी भौहें सिकोड़ीं। मेरी खेती की गति रिफाइनिंग स्किन चरण जितनी तेज नहीं है। ऐसा नहीं था कि वह जल्दी में था। उसे जिस बात की चिंता थी वह यह थी कि उसके साधना सत्र पहले की तुलना में बहुत कम प्रभावी थे। इसके दो कारण थे। पहला, वह अपनी दिन रात की साधना के दौरान जो दवाएं लेता था वे ज्यादातर साधारण थीं। दूसरा, रिफाइनिंग मसल ब्लड सर्कुलेशन स्टेज का दूसरा स्तर था। यह मौलिक रूप से रिफाइनिंग स्किन चरण की तुलना में साधना के लिए कहीं अधिक कठिन था। प्रगति की मेरी मौजूदा दर पर मुझे डर है कि रिफाइनिंग मसल चरण के शिखर तक पहुंचने में कम से कम आधा महीना लग जाएगा। आर्यन ने मन ही मन सोचा। आधा महीना लंबा नहीं था, लेकिन अगर वह कुछ समय बचा सकता तो निश्चित रूप से और भी बेहतर होता। मुझे आश्चर्य है कि अरेंद्रा ने मुझे जो 9 पत्ती वाला राजा जिनसेंग दिया था उसका क्या हुआ होगा अगर मैं उसका उपयोग कर पाता। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, आर्यन ने सिर हिलाया। वह अपनी सास के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानता था। एक बार जब ऐसा खजाना उसके हाथ लग जाता था तो वह उसे वापस निकालने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक किसी ने उसके आंगन का दरवाजा खोल दिया और हिमानी की रोबीली मांगे करने वाली आवाज गूंजी, ए भिखारी, बाहर निकलो। आर्यन स्तब्ध रह गया। क्या संयोग है? वह खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। बाहर उसने हिमानी को देखा। चांदनी ने उसे और उसकी गहरे हरे रंग की पोशाक को, उसके परिपक्व सौंदर्य और सुंदर इठलाती चाल तक को रोशन किया। वह पहले से ही अधेड़ उम्र की थी, लेकिन उसकी त्वचा गोरी और साफ थी। आंखें चमकदार थीं और उसकी बनावट सुंदर और सुडौल दोनों थी। इसके अलावा उसने अपना बहुत अच्छा ख्याल रखा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसकी दोनों बेटियां असाधारण रूप से सुंदर थीं। क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? आर्यन उसके पास चला गया। वेन परिवार में उसकी शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन उसने अपनी सास ससुर को कभी मां या पिताजी कहकर नहीं पुकारा था। हिमानी को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज के भोज में नकुल और अरेंद्रा तथा अन्य लोगों के आने से वह अपना सिर गर्व से ऊंचा रख पाई थी। सुर्खियों में रहने के उसके समय ने उसे असामान्य रूप से उत्साहित कर दिया था। जब उसने आर्यन को देखा तो वह भी पहले जितना घिनौना नहीं लग रहा था। वह सीधे मुद्दे पर आई। जैसा कि तुम जानते हो, अरेंद्रा ने हमारे परिवार को 9 पत्ती वाले राजा जिनसेंग के 2 टुकड़े दिए थे और नकुल ने भी हमें एक उपहार बॉक्स दिया था। मैं यहां यह पूछने आई हूं कि तुम उनके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो। स्वयं को नियंत्रित करते हुए भी आर्यन हैरान था। उसकी सास जैसा चतुर व्यक्ति उससे इस बारे में चर्चा करने की पहल कैसे कर सकता है? मुझे इस मामले पर कुछ नहीं कहना है, उसने लापरवाही से कहा। हिमानी ने नाक सिकोड़ी, फिर शिकायत की। मुझे नहीं पता कि कुलमाता क्या सोच रही हैं। उन्होंने क्यों जिद की कि मैं ये दोनों उपहार तुम जैसे झोंक को सौंप दूं? आर्यन तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। कुलमाता वह जानती थीं जो दूसरे नहीं जानते थे। वह जानती थीं कि नकुल और अरेंद्रा के उपहार उसी के लिए थे। यह स्वाभाविक था कि वह हिमानी को उन्हें हड़पने नहीं देंगी। अगर ऐसा होता और अगर नकुल और अरेंद्रा को पता चलता तो वे निश्चित रूप से पूरे वेंट परिवार के साथ इसे उठा सकते थे। हिमानी ने आर्यन को घूर कर देखा। ध्यान से सुनो, ये उपहार तुम्हारे और आर्या के लिए हैं। इसका मतलब है तुम केवल अपना हिस्सा ही ले सकते हो। इतना कहकर उसने अपने साथ रखे 2 खजाने के बक्सों में से एक को लिया और उसे खोला। अंदर बर्फ के समान सफेद राजा जिनसेंग के 2 टुकड़े थे। इसकी जड़ के बाल रेशम के धागों जैसे थे, मुख्य जड़ एकदम साफ थी। बॉक्स खुलते ही इसकी खुशबू तेजी से पूरे आंगन में फैल गई। केवल एक सूंघने मात्र से आत्मा को बढ़ावा मिला और हृदय शांत हुआ। हिमानी ने घूंट भरा,
कुलमाता के जबरन हस्तक्षेप से वह और भी नाराज हो रही थी। अन्यथा यह जिनसेंग इतना अमूल्य था कि वह आर्यन को एक भी जड़ का बाल नहीं देती। उसने दांत पीसते हुए शांत होने का दिखावा करते हुए कहा, एक चुनो। आर्यन को मन ही मन यह काफी मजेदार लगा। एक नजर में यह स्पष्ट था कि उसे लग रहा था कि खजाने से अलग होना उसके मांस को काटने जैसा है। नहीं, तुम पहले चुनो, उसने कहा। जो बचा होगा मैं वह ले लूंगा। हिमानी का भाव स्पष्ट रूप से नरम पड़ गया। तो तुम में थोड़ी तो धार्मिकता है। हमने तुम जैसे कामचोर को पूरे 1 साल तक मुफ्त में खाना नहीं खिलाया। जैसे ही उसने बात की, उसने तुरंत जिनसेंग का छोटा टुकड़ा झपट लिया, मानो उसे डर हो कि आर्यन अपना मन बदल देगा, और उसे सौंप दिया। लो, इसे ले लो। आर्यन का भाव अजीब था, लेकिन उसने उसे स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया। 9 पत्ती वाला राजा जिनसेंग एक आध्यात्मिक औषधि थी, और आध्यात्मिक औषधियों की गुणवत्ता उनके आकार पर निर्भर नहीं करती थी। इस मामले में छोटा टुकड़ा वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाला था। हिमानी सुंदर थी, लेकिन उसने पहले कभी साधना नहीं की थी। वह भला ऐसी बात कैसे जान सकती थी? उसने स्पष्ट आनंद के साथ उपहार बॉक्स को बंद कर दिया। मैं बड़ा वाला आर्या के लिए छोड़ दूंगी। वह अब हेवंस ओरिजिन एकेडमी में साधना कर रही है, और वह निश्चित रूप से इसका अच्छा उपयोग कर सकती है। फिर यह बॉक्स है। सिटी लॉर्ड नकुल ने कहा था कि इसे तुम्हें और आर्या को खोलने के लिए देना सुनिश्चित करना। इसे स्वयं खोलो और एक नजर डालो। यह कहकर उसने दूसरा बॉक्स उसे पकड़ा दिया। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। भोज में उसने यह स्पष्ट रूप से देखा था। जब उपस्थित विभिन्न वीआईपी ने सुना कि नकुल एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की ओर से यह दे रहा है, तो वे चकित रह गए। यह व्यक्ति कौन था? वे चाहे जो भी हों, वे इतने ऊंचे थे कि नकुल को भी आदेश दे सकते थे। अब भी यह एक रहस्य था, लेकिन किसी की पहचान जितनी अधिक रहस्यमय होती, दूसरे उतने ही अधिक जिज्ञासु और श्रद्धेय होते थे। हिमानी स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं थी। जब आर्यन ने अपनी उंगलियों के सिरे से जोर लगाया, तो दुर्लभ काले जेड से तराशा गया उपहार बॉक्स खुल गया। तुरंत एक धुंधली, हल्की सुनहरी रोशनी बाहर निकली और बिखर गई। रात के अंधेरे आसमान के विपरीत यह विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला था। हिमानी की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने अपनी सांस रोक ली। उसके भाव सदमे, आसक्ति और कट्टरता से भर गए। अंदर शानदार, बैंगनी और सुनहरे क्रिस्टल से तराशी गई अंगूठियों की एक जोड़ी थी। बाईं अंगूठी की सतह पर एक फीनिक्स की नक्काशी थी। यह जीवंत और सजीव थी, जिसकी आंखों के लिए 2 जड़े हुए रूबी के टुकड़े थे। दाईं ओर की अंगूठी पर एक कुंडली मारे हुए ड्रैगन की नक्काशी थी, जिसका सिर ऊंचा उठा हुआ था और उसकी मुड़ी हुई मूंछें हवा में फड़फड़ा रही थीं। यह इतना वास्तविक था कि लगभग जीवित लग रहा था। यह अंगूठियों का एक सेट था, एक ड्रैगन और एक फीनिक्स, समृद्धि के 2 प्रतीक। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। ये निस्संदेह दुर्लभ और अमूल्य खजाने हैं। हिमानी का दिल जोर से धड़का और उसकी आंखें चमक उठीं। वह खुले आनंद से जगमगा उठी। इस बार तो आर्यन भी हैरान था। ये अंगूठियां साधारण नहीं थीं। वे शुद्ध स्थिति के पर्पल स्ट्रीक्ड गोल्ड से तराशी गई थीं, जो एक आध्यात्मिक सामग्री थी। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी, और यह किसी भी तरह से साधारण धातुओं से तुलनीय नहीं थी। फीनिक्स की आंखें क्रिम्सन स्पिरिट जेम्स से बनी थीं। हालांकि वे प्रत्येक तिल के आकार के थे, लेकिन उनमें से प्रत्येक 10,000 सोने के लायक था। ड्रैगन पर दूसरी नजर डालते हुए उसने देखा कि उसकी आंखें स्पिरिट ऑब्सीडियन से बनी थीं, जो प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी एक आध्यात्मिक सामग्री थी। ग्रेट जो की सांसारिक दुनिया के भीतर यह अमूल्य था। फिरोज और सिया ने वास्तव में कोई खर्च नहीं छोड़ा। आर्यन ने मन ही मन सोचा, वाइल्ड्स के 9 प्रांतों में ये अंगूठियां विशेष रूप से कीमती नहीं रही होंगी। हालांकि ग्रेट जो के भीतर वे निस्संदेह दुर्लभ और अद्भुत खजाने थे। हिमानी ने अचानक अपना गला साफ किया और उसकी आंखें चमक उठीं। आर्यन, क्या यह ठीक रहेगा कि मैं इन अंगूठियों को अब भी सुरक्षित भंडारण में रख दूं? फिर जब आर्या वापस आएगी तो मैं तुम्हें ये एक साथ दे दूंगी।
आर्यन मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से उसकी छोटी मोटी चालों को समझ गया। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो, उसने सीधे सीधे कहा। हिमानी की सुंदर बनावट अचानक अनिश्चित हो गई। इस जैसा तुम्हें ठीक लगे का मतलब क्या होना चाहिए? वह दोनों अंगूठियों को जब्त करके हमेशा के लिए रखना चाहती थी। समस्या यह थी कि कुलमाता उसे ऐसा करने नहीं देंगी। तुम जैसे बेकार आदमी के हाथों में इस तरह की कीमती चीज, यह तो खजाने की लापरवाही से बर्बादी है। हिमानी ने दांत पीसे ड्रैगन की अंगूठी उठाई और नफरत से उसे सौंप दिया। लो, इसे ले लो, इसे खोना मत, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आर्यन मुस्कुराया और उसे ले लिया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी सास कितनी भी क्रूर, चतुर और अनुचित क्यों ना हो, वह कुलमाता के आदेशों के खिलाफ नहीं जाएगी। अरे, इसमें एक पत्र भी है। हिमानी ने उपहार बॉक्स के निचले हिस्से से एक सीलबंद लिफाफा निकाला। जब उसने उसकी सतह पर लिखे शब्द देखे, मास्टर आर्यन के व्यक्तिगत रूप से खोलने के लिए, तो वह चौंक गई। मास्टर आर्यन? उसने पूछा। वह कौन है? यह मेरे लिए है, आर्यन ने कहा। उसने हाथ बढ़ाया और लिफाफा ले लिया। तुम, मास्टर आर्यन? हिमानी हंस पड़ी, जैसे उसने अभी अभी कोई मजाक सुना हो। लेकिन फिर पूरे वेन परिवार में केवल आर्यन का ही उपनामसु था। इसके अलावा यह उपहार उसके और आर्या के लिए था। अपनी हंसी के बावजूद हिमानी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। आर्यन ने उसके ताने को नजरअंदाज कर दिया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर मुड़ गया। जब आर्या घर आएगी तो हमें उस अंगूठी को वापस लेने का कोई रास्ता खोजना होगा। हिमानी ने दांत पीसे और जाने से पहले पैर पटका। हालांकि जब वह अपने निवास पर वापस आई और उसकी नजर वहां ढेर किए गए उपहारों के पहाड़ पर पड़ी, तो उसका मूड तुरंत सुधर गया। आज रात के भोज में वह और उसके पति सबसे अलग दिख रहे थे। लेकिन बस इतना ही नहीं था। इतना अधिक ध्यान आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कई प्रभावशाली हस्तियों ने अपनी मर्जी से उनसे संपर्क किया था और वे बड़ी संख्या में उपहार भी लेकर आए थे। जब उसने उपहारों के इस चमकते ढेर को देखा तो हिमानी जोर से मुस्कुराई और उसकी फीनिक्स जैसी आंखें बंद हो गईं। आर्या, वह लड़की निश्चित रूप से होनहार है। प्रिय, क्या अब रात के लिए सोने का समय नहीं हो गया है? जय अंदर आया और उसने हिमानी की पतली और कोमल कमर के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। उसके होंठ पहले से ही उसकी लंबी बर्फीली गर्दन के पास थे। आज रात वह अतुलनीय रूप से उच्च उत्साह में था और उसने सामान्य से अधिक पी लिया था। थप! हिमानी ने जय के हाथ को अपने से दूर धकेल दिया और फिर चिढ़कर कहा, एक तरफ हो जाओ, तुम हमेशा मुझे अधर में छोड़ देते हो। हर एक बार मुझे बिस्तर पर देखना चाहते हो, पहले खुद को ठीक करो। फिर वह बहुत चाव से खजाने के ढेर की ओर मुड़ी और सूची बनाना शुरू कर दिया। यह देखकर जय ने एक लंबी आह भरी। इस बीच उसी रात के आकाश के नीचे आर्यन अपनी मेज पर बैठा और उसने लिफाफा खोला। फिर एक पत्र निकाला। इसे फिरोज ने लिखा था। यह सम्मानजनक था, लेकिन इसकी सामग्री ज्यादातर बस विनम्र शिष्टाचार वाली थी। यह केवल अंत में था कि वह मुद्दे पर आया। पत्र में कहा गया था कि एक जरूरी पारिवारिक मामले के कारण वह और उसकी पोती सिया पहले ही क्लाउड रिवर प्रांत के लिए निकल चुके थे। यदि आर्यन को किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो वह सहायता के लिए सीधे सिटी लॉर्ड नकुल के पास जा सकता था। संक्षेप में यह एक विदाई पत्र था। इसे पढ़ने के बाद आर्यन ने लापरवाही से इसे मोमबत्ती के ऊपर रखा और जला दिया। वह फिरोज और सिया के इरादों का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता था। वे निस्संदेह सिर्फ उसके साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए चिंता की कोई जरूरत नहीं थी। यह 9 पत्ती वाला राजा जिनसेंग मेरी साधना में बहुत समय बचाएगा। आर्यन की नजर डेस्क पर चुपचाप रखे बर्फ जैसे सफेद आध्यात्मिक जिनसेंग पर वापस गई। आध्यात्मिक औषधियां मैं गुणवत्ता के आधार पर 9 स्तरों में विभाजित थीं। सबसे निचला स्तर 1 था, सबसे ऊंचा स्तर 9। 9 पत्ती वाले राजा जिनसेंग का यह टुकड़ा स्तर 2 की आध्यात्मिक औषधि थी, जो क्यूई एक्यूम्युलेशन रियल्म विशेषज्ञ के लिए भी इसे संजोने के लिए काफी मूल्यवान थी।
हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए अरेंद्रा ने निश्चित रूप से कोई खर्च नहीं छोड़ा, आर्यन ने सोचा। 9 पत्ती वाले राजा जिनसेंग के 2 टुकड़े, स्तर 2 आध्यात्मिक औषधियों की एक जोड़ी अमूल्य थी। इसके अलावा कम से कम गुआंगलिंग शहर के भीतर उन्हें खरीदने का कोई रास्ता नहीं था। फिर आर्यन ने पर्पल स्ट्रीक्ड गोल्ड से तराशी गई ड्रैगन की अंगूठी पर एक नजर डाली और उसका दिल उत्साहित हो गया। बैंगनी धारीदार सोना एक आध्यात्मिक सामग्री थी और यह हथियार बनाने के लिए आदर्श थी। हालांकि अंगूठी में बैंगनी धारीदार सोने की केवल थोड़ी सी मात्रा थी, लेकिन अगर इसे पिघलाकर साधारण धातु में मिला दिया जाए तो वह एक ऐसी तेज धार वाली तलवार बना सकता था जो मिट्टी को काटने जितनी आसानी से लोहे को भी काट सके। जहां तक ड्रैगन की आंखें बनाने वाले स्पिरिट ऑब्सीडियन के टुकड़ों की बात है, हालांकि वे केवल तिल के दाने के आकार के थे, फिर भी उनमें प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा थी और प्रत्येक एक टियर 1 स्पिरिट स्टोन के बराबर था। वाइल्ड्स के 9 प्रांतों में स्पिरिट स्टोन साधना का एक अनिवार्य हिस्सा थे। उनके आकार और गुणवत्ता के आधार पर उन्हें सख्त मानकों के अनुसार विभाजित किया गया था। कुल मिलाकर 9 टियर थे, जिनमें टियर 1 सबसे नीचे और टियर 9 सबसे ऊपर था। मार्शल दांव के 4 क्षेत्रों के भीतर टियर 3 और उससे नीचे के स्पिरिट स्टोन किसी की साधना की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन निश्चित रूप से यह वाइल्ड्स के 9 प्रांतों के भीतर था। महान झोउ जैसे सांसारिक राष्ट्र के भीतर भी स्पिरिट स्टोन मौजूद थे। हालांकि व्यावहारिक रूप से वे सभी टियर 1 या ज्यादा से ज्यादा टियर 2 के थे, फिर भी उन्हें अनमोल खजाना माना जाता था और केवल उच्च स्तरीय कुलों के पास ही वे थे। गुआंगलिंग शहर के 3 महान कुल व्यावहारिक रूप से शहर के हर लाभदायक उद्योग पर एकाधिकार रखते थे, फिर भी प्रत्येक परिवार के पास रिजर्व में 100 या उससे अधिक टियर 1 स्पिरिट स्टोन नहीं थे। अंगूठी में स्पिरिट ऑब्सीडियन के 2 टुकड़े थे। यह 2 टियर 1 स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के बराबर था। इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए बैंगनी धारीदार सोने के साथ संयुक्त यह स्वाभाविक रूप से एक भाग्य के लायक था। मुझे अपने बगल में पहनने के लिए एक तलवार बनाने के लिए बैंगनी धारीदार सोने का उपयोग करने के लिए कुछ खाली समय निकालकर एक लोहार के पास जाने की आवश्यकता है। जैसा कि वह विचार कर रहा था, आर्यन ने अपनी उंगलियों के सिरों से अंगूठी को थपथपाया। स्पिरिट ऑब्सीडियन के दोनों टुकड़े अपनी जगहों से बाहर निकल गए और उसके हाथ की हथेली में लुढ़क गए, प्रकाश को पकड़कर चमक रहे थे। इसके बाद वह पद्मासन में बैठ गया। प्रत्येक हाथ में स्पिरिट ऑब्सीडियन का एक टुकड़ा था और अपनी ऊर्जा को प्रसारित करना शुरू कर दिया। शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की एक बाढ़ उसमें भर गई, फिर उसकी ऊर्जा के साथ साथ पूरे शरीर में प्रसारित हुई। उसका रक्त और क्यूई तालमेल में भड़क उठी, जिससे एक शक्तिशाली लय उत्पन्न हुई। यह परिणाम महान ज्योर के तटों के साथ शहतूत के बाग में साधना करने की तुलना में कई गुना बेहतर था। आर्यन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसका रक्त और मांस वर्तमान में एक गहन तड़के से गुजर रहा था, जैसे कि वह आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भट्ठी के भीतर बैठा हो, बार बार खुद को फिर से बना रहा हो। उसकी प्रगति भयावह रूप से तेज थी। चांद ने दुनिया पर अपना प्रकाश डाला। कुछ परिवार खुश थे, जबकि अन्य चिंतित थे। गुआंगलिंग शहर के नंबर 1 परिवार ली परिवार के घर के ऊपर भी रात का आसमान उतना ही सुंदर था, लेकिन उनके परिवार के हॉल में तनाव व्याप्त था। बैंग परिवार के मुखिया लक्ष्मण ने अपना प्याला फेंक दिया, जिससे वह टूट गया। हम बस इसे जाने नहीं दे सकते। उनका चेहरा उदास और हत्यारा था। हॉल के दोनों किनारों पर बैठे ली परिवार के उच्च अधिकारी सिर से पैर तक कांप रहे थे। उनमें से किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वे स्वाभाविक रूप से पहले से ही जानते थे कि वेन्न परिवार की कुलमाता की जन्मदिन की दावत में क्या हुआ था। उनमें से किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि परिवार के मुखिया अरेंद्रा अचानक उन पर पलटवार करेंगे। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि सिटी लॉर्ड नकुल और कमांडर वरुण व्यक्तिगत रूप से वेन परिवार का समर्थन करने के लिए आगे आए थे। इसका परिणाम यह हुआ
कि परिवार के मुखिया लक्ष्मण और उनके बेटे मोहित को अपमानित होकर वहां से खिसकना पड़ा। कितनी बड़ी शर्मिंदगी! इस पर सवाल उठाने की भी जरूरत नहीं थी। इस घटना की खबर अनिवार्य रूप से पूरे गुआंगलिंग शहर में फैलेगी, जिससे ली परिवार की प्रतिष्ठा और सम्मान को भारी झटका लगेगा। रिपोर्टिंग में परिवार के मुखिया अरेंद्रा ने हमारे संदेश का जवाब दिया। एक बुजुर्ग सेवक दौड़कर बड़े हॉल में आया और नमन किया। लक्ष्मण ने कठोरता से पूछा, उस बूढ़े अरेंद्रा ने अपने बारे में क्या कहा? उन्होंने अपने गुस्से को अपनी तर्कसंगतता पर हावी नहीं होने दिया था। वह अच्छी तरह जानते थे कि आज वेन परिवार की दावत में जो कुछ हुआ उसमें कुछ गड़बड़ थी, कुछ अजीब हो रहा होगा। इसीलिए घर लौटने के तुरंत बाद उन्होंने अरेंद्रा से सच्चाई जानने की कोशिश करने के लिए हुआंग परिवार में एक दूत भेजा था। बुजुर्ग सेवक हिचकिचाया, फिर हकलाया। परिवार के मुखिया अरेंद्रा ने कहा कि वह हमसे आग्रह करते हैं कि हम भविष्य में वेन्न परिवार का विरोध न करें, अन्यथा हम अनिवार्य रूप से खुद पर गंभीर खतरा मोल लेंगे। पूरा कमरा हंगामे में था। हर कोई दंग रह गया, यहां तक कि लक्ष्मण भी जम गए, स्तब्ध रह गए। फिर उनका चेहरा अतुलनीय रूप से उदास और भयावह हो गया। क्या उस बूढ़े मूर्ख ने वास्तव में ऐसा कहा? सेवक ने जल्दी से सिर हिलाया। मैं एक भी शब्द गलत कहने की अरेंद्रा निश्चित रूप से कुछ जानता है, लेकिन वह हमें बताने से इनकार कर रहा है। वह स्पष्ट रूप से कुछ बुरा कर रहा है। अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वे तेजी से महसूस कर रहे थे कि अरेंद्रा की प्रतिक्रिया में कुछ गड़बड़ है। पहली बार बोलते हुए मोहित ने कहा, पिताजी, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। लक्ष्मण की भौहें तन गईं। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया। आप सभी जा सकते हैं। ली परिवार के उच्च अधिकारी चुपचाप उठे और हॉल छोड़ दिया। उनमें से किसी ने भी थोड़ी सी भी नाराजगी व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। ली परिवार में परिवार के मुखिया लक्ष्मण एक संप्रभु थे। उनका शब्द कानून था। जब वे अकेले रह गए तो लक्ष्मण अपने बेटे की ओर मुड़े। तुम क्या कहना चाहते थे? मोहित ने शांति से कहा, मुझे लगता है कि यह सब आर्या के कारण हो रहा है। क्या आपको याद है, जब हम वेन परिवार के हॉल में खड़े थे, तब भी जब आपने वेन परिवार से अपने आधे हर्बल व्यवसाय को छोड़ने की मांग की, तो अरेंद्रा ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लक्ष्मण को वह स्पष्ट रूप से याद था और उन्होंने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो। यह केवल तभी हुआ जब मैंने वेन परिवार को दबाने में हमारी मदद करने के लिए हुआंग परिवार की शक्ति का आह्वान करने का प्रयास किया, तो उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मोहित की आंखों में चमक आ गई। लेकिन जब मैंने आर्या के विवाह अनुबंध को रद्द करने का सुझाव दिया, तो उन्होंने बिना किसी उकसावे के अपनी आपत्ति व्यक्त की। यही वास्तव में यहां अजीब है। मोहित की आंखों में चमक आ गई। यह हम युवा पीढ़ी के सदस्यों के बीच की बात है। उनके जैसा परिवार का मुखिया क्यों हस्तक्षेप करेगा, खासकर जब उस विशेष मामले में हुआंग परिवार किसी भी तरह से शामिल नहीं है। लक्ष्मण की पुतलियां सिकुड़ गईं। अब तक वह पूरी तरह शांत थे। जब उन्हें दावत में हुई विभिन्न बातों को याद किया, तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा था। मोहित ने एक गहरी सांस ली, फिर जारी रखा, उसके बाद न तो नकुल और न ही वरुण ने वेन परिवार के हर्बल व्यवसाय को हमारे बीच विभाजित करने की हमारी योजनाओं पर कोई आपत्ति व्यक्त की। इसके बजाय उन दोनों ने आर्यन और आर्या के विवाह में हस्तक्षेप करने के मेरे प्रयास पर सर्वसम्मति से आपत्ति जताई। क्या क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा अजीब है? लक्ष्मण ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या यह हो सकता है कि इस सब अजीबोगरीबी का स्रोत वास्तव में आर्यन और आर्या हैं? लेकिन वह आर्यन एक विकलांग के अलावा कुछ भी नहीं है। वह दूसरी बार सोचने लायक भी नहीं है। जहां तक आर्या की बात है, हालांकि वह पहले ही हेवन ओरिजिन एकेडमी में प्रवेश कर चुकी है, वह सिर्फ एक और शिष्य है। वह अरेंद्रा, नकुल और वरुण जैसे पुराने बुजुर्गों के इतने प्रयास करके उसकी रक्षा करने के लायक नहीं है। मोहित ने सिर हिलाया। पिताजी, आपको यह अब भी पता नहीं होगा,
लेकिन मैं लंबे समय से आर्या के मामलों पर नजर रख रहा हूं और कल ही मुझे उसके बारे में बड़ी खबर मिली है। लक्ष्मण दंग रह गए। क्या खबर? मोहित की निगाहों में मुश्किल से दिखाई देने वाली गर्मी की एक लहर कौंध गई। उप पैलेस मास्टर गौरी देवी को आर्या पसंद आई है और यह तय किया गया है कि अब से 3 महीने बाद एकेडमी के भव्य उद्घाटन समारोह में वह आधिकारिक तौर पर आर्या को अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करेंगी। लक्ष्मण का चेहरा बदल गया और उन्होंने ठंडी हवा में एक सांस ली। तो ये बात है, गौरी देवी। वह हेवन ओरिजिन एकेडमी के 3 उप पैलेस मास्टरों में से एक थीं, जो क्लाउड रिवर प्रीफेक्चर के भीतर उसी पीढ़ी के मार्शल दाओ ग्रैंड मास्टर की मुट्ठी भर लोगों में से एक थीं। इसके अलावा उन्होंने अपनी साधना शुरू किए हुए केवल 30 साल हुए थे। यह कहना उचित था कि उनकी प्रतिभा ने जनसमूह को पार कर लिया। अफवाह थी कि दांव ऑर्मफिद स्वॉर्ड में उनकी उपलब्धियां उस गहरी और रहस्यमय थीं। उन्होंने जिस शैली में महारत हासिल की थी, द मिस्टी हेड स्वॉर्ड स्टैंस, दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के ग्रैंड मास्टर्स भी इसकी लगातार प्रशंसा करते थे। अगर आर्या उनकी शिष्या बन जाती है तो वह ड्रैगन के गेट पर छलांग लगाने वाली कार्प मछली की तरह होगी। एक ही छलांग में प्रमुखता से ऊपर उठ जाएगी। उसकी स्थिति और पद में एक ब्रह्मांडीय बदलाव आएगा। मार्शल दाओ ग्रैंड मास्टर की शिष्या की स्थिति इतनी ऊंची थी कि कुछ परिवार के मुखिया भी उनका एक प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में स्वागत करेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि अरेंद्र और नकुल ने इतने प्रयास किए, भले ही इसका मतलब हमारे लिए परिवार के साथ विरोधाभास में खड़ा होना हो। तो वेन परिवार के भीतर से एक ग्रैंड मास्टर की शिष्या उभरी है। लक्ष्मण आखिरकार समझ गए, लेकिन उनका दिल अतुलनीय रूप से भारी था। उन्होंने सालों से वेन परिवार के हर्बल व्यवसायों पर लालच किया था और उन्होंने कई मौकों पर उन्हें हड़पने की कोशिश की थी। आज रात वेन परिवार की कुलमाता की जन्मदिन की दावत में हुई 3 घटना को ही लें। अगर उन अप्रत्याशित हस्तक्षेपों के लिए नहीं होता तो वेन परिवार के पास उनकी मांगों को मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल गई थी। आर्या जैसी ग्रैंडमास्टर की शिष्या के साथ गुआंगलिंग शहर में वेन परिवार पर कौन नजर डालने की हिम्मत करेगा? एक पल की चुप्पी के बाद लक्ष्मण ने मोहित पर एक नजर डाली। मेरे बेटे, तुम इसका जवाब कैसे देने की योजना बना रहे हो? वह एक ग्रैंड मास्टर की शिष्या थी और इससे भी अधिक, उसकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। उसका पीछा करना निश्चित रूप से निषेधात्मक रूप से कठिन होगा। मोहित ने शांति से कहा, पिताजी, आर्या की प्रतिभा जितनी अधिक चमकदार होगी, आर्यन की अयोग्यता उतनी ही अधिक स्पष्ट होगी। वह उसके जीवन पर एक काले निशान की तरह है और वह निश्चित रूप से उसकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचाएगा। वह रुका, फिर जारी रखा, हालांकि मुझे नहीं पता कि वेन परिवार की कुलमाता ने विवाह अनुबंध को रद्द करने से क्यों इनकार कर दिया। मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि आर्या की स्थिति जितनी ऊंची होगी, वह आर्यन को उतना ही अधिक अस्वीकार करेगी। लक्ष्मण ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मोहित, तुम वास्तव में क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? मोहित ने मुस्कान के साथ कहा, आर्या और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। आप हमें बचपन के प्यारे भी कह सकते हैं। उसके लिए मेरी भावनाएं कभी कम नहीं हुई। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। वह शांति से बोला, लेकिन अत्यधिक दृढ़ संकल्प के साथ। लक्ष्मण की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम आर्यन को मारने की योजना बना रहे हो? यह सही है। जब तक आर्यन मर जाता है, उनकी शादी उसके साथ स्वाभाविक कारणों से मर जाएगी। यह आर्या के लिए और मेरे लिए भी अच्छा होगा। इससे पूरे वेन परिवार को भी फायदा होगा। मोहित की आंखों में कठोर दृढ़ संकल्प की चमक थी। इसीलिए आर्यन को मरना होगा। वह एक विकलांग के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे इस दुनिया में रहने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मण ने अपने बेटे पर अपनी नजर गड़ा दी। फिर अचानक वह एक संतुष्ट मुस्कान में टूट पड़े। मेरे लड़के, तुम सच में बड़े हो गए हो। तुम्हारे अपने विचार हैं और तुम अपनी पसंद बना रहे हो। लेकिन अगर तुम आर्यन को मारना चाहते हो तो तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
हर कोई जानता है कि तुम केवल आर्या पर नजर रखते हो, और इससे भी अधिक, तुमने दावत में अपनी रुचि का खुलासा किया। अगर आर्यन इस समय अचानक मर जाता है तो हर कोई तुम पर शक करेगा। मोहित ने सिर हिलाया। उसकी नजर शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। पिताजी, आप निश्चिंत हो सकते हैं। एक शेर खरगोश को पकड़ते समय भी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है। मैं स्वाभाविक रूप से थोड़ा भी लापरवाह नहीं होऊंगा, नहीं मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मुझ पर संदेह हो। ठीक है, मैं तुम्हारे वेन परिवार की ग्रैंड मास्टर की शिष्या को घर लाने का इंतजार करूंगा। लक्ष्मण जोर से हंसे और अपने बेटे के कंधे पर थपथपाया। जब समय आएगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करूंगा। मुझे विश्वास है कि वेन परिवार हमारे साथ विवाह गठबंधन से इनकार नहीं करेगा। यह सुनने के बावजूद मोहित ने खुद ही आह भरी। आर्या को एक ग्रैंडमास्टर की शिष्या बनना था, यह पहले ही तय हो चुका था। इस अतुलनीय रूप से चमकदार स्थिति के साथ क्या वह वास्तव में उसके जैसे बचपन के प्यारे के साथ रहना चाहेगी? मोहित ने एक गहरी सांस ली, फिर खुद को मजबूत किया। परिणाम चाहे जो भी हो, मुझे पूरी ताकत से प्रयास करना होगा। अगले कुछ दिनों तक आर्यन एक निर्धारित लय के अनुसार जिए। भोर में वह महाअजूर के किनारे चलते थे और शहतूत के बाग में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे। दोपहर में वह शहर लौटते थे और जड़ी बूटियां खरीदते थे। फिर अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए औषधीय स्नान तैयार करने के लिए घर जाते थे। केवल 3 दिन ही बीते थे, लेकिन उन्होंने तिल के बीज के आकार के स्पिरिट ऑब्सीडियन के टुकड़ों में समाहित सारी ऊर्जा को पहले ही परिष्कृत कर लिया था। इस प्रक्रिया में उनकी खेती पहले ही रिफाइनिंग मसल चरण के शिखर पर पहुंच चुकी थी। अगला कदम उनका रिफाइनिंग सिन्यू चरण की खेती शुरू करना था। खेती की यह गति पहले से ही चौंकाने वाली थी और उनकी सफलता आर्यन के शुरुआती अनुमान से 10 दिन पहले ही आ गई थी। हालांकि सुधार की यह दर भी पूरी तरह से तर्कसंगत थी। आखिरकार वह प्रतिदिन 1500 टैल मूल्य की औषधीय सामग्री खर्च कर रहे थे, और उन्होंने जिस स्पिरिट ऑब्सीडियन को परिष्कृत किया था वह अतुलनीय रूप से कीमती था। इसमें पाइन एंड क्रेन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट की गहनता को जोड़ दिया जाए तो सुधार न करना कठिन होता। बस 2000 टैल बचे हैं। आर्यन आंगन के खजूर के पेड़ों में से एक के नीचे एक रॉकिंग चेयर पर बैठ गए। धूप का आनंद ले रहे थे। पत्तियों में से धब्बेदार धूप छनकर आ रही थी, जिससे उन्हें आंखें सिकोड़नी पड़ीं। उन्होंने अभी अभी एक गहन खेती सत्र पूरा किया था और उनके शरीर को आराम करने और खुद को समायोजित करने के लिए समय चाहिए था। सिर्फ 10 दिनों में उन्होंने सिया द्वारा दिए गए 10,000 टैल में से 8,000 पहले ही खर्च कर दिए थे। जल्द ही उनके पास और अधिक कमाने के तरीके पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन फिर पैसा कमाने के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और बगल में रखी जिनसेंग चाय का प्याला उठाया, फिर उसे एक ही घूंट में पी गए। तुरंत गले से एक ताजगी भरी गर्माहट नीचे उतरी, फिर ज्वार की तरह उनके अंदर दौड़ गई, जो उनके शरीर की हर हड्डी तक फैल गई। उनका रक्त और क्यूई प्रतिक्रिया में भड़क उठे और उनका थका हुआ शरीर तेजी से ठीक होने लगा। पल भर में उनके पूरे शरीर की थकान गायब हो गई। यह एक औषधीय चाय थी जिसे उन्होंने 9 पत्तियों वाले राजा जिनसेंग की पत्तियों से बनाया था। उन्होंने इसमें ब्लड पोरिया, फलीस फ्लावर रूट और अन्य सामग्री भी मिलाई थी। परिणाम स्वरूप बने तरल में भरपूर जीवन शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित थी। अगर मैं पत्तियों से चाय बनाता हूं, सूप बनाने के लिए जड़ों के बाल का उपयोग करता हूं और फल को कच्चा चबाता हूं, तो 9 पत्तियों वाला राजा जिनसेंग का यह एक ही टुकड़ा मेरी खेती को कई दिनों तक बनाए रख सकता है। आर्यन ने सोचा। यह आखिरकार एक द्वितीय स्तरीय आध्यात्मिक औषधि थी। यह क्यूई एक्यूम्युलेशन विशेषज्ञ को भी संतुष्ट कर सकती थी, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही। कल सुबह मैं जाकर अपने लिए एक तलवार बनवाऊंगा। उन्होंने सांस छोड़ी और उनकी आंखें चमक उठीं। अतीत में उन्होंने अपने दांव को साबित करने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल किया था।
अंत में उनकी तलवार ने तारों वाले आसमान को दबा दिया और उन्होंने वाइल्ड्स पर सर्वोच्च शासन किया। लोग उन्हें आदरपूर्वक एब्स्ट्रूस फोर्स के तलवार मास्टर कहते थे। पुनर्जन्म का उनका चुनाव भी तलवार के दांव को और भी उच्च क्षेत्रों तक ले जाने के लिए था। यह कहना उचित था कि आर्यन तलवार सम्राट का जीवन तलवार के दांव के इर्द गिर्द केंद्रित था। एक तलवार साधक होने के नाते वह बिना हथियार के कैसे घूम सकते थे? अचानक द्वार से एक सेविका की आवाज आई। सर, घर की मालकिन ने आपको अलिंद में बुलाया है। वह कहती हैं कि वह आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। एक क्षण के आश्चर्य के बाद उन्होंने पलटकर कहा, ठीक है। अलिंद। जब आर्यन पहुंचे तो उनकी सास और ससुर दोनों खाने की मेज पर बैठे थे। मेज पर एक शानदार दोपहर का भोजन रखा हुआ था। व्यंजन अभी भी गर्मागर्म थे। जय ने आर्यन पर नजर डाली, फिर कहा, बैठो और हमारे साथ खाओ। रुको, हिमानी ने नाराजगी से घूरते हुए कहा। जय तुरंत चुप हो गए, सिर नीचे कर लिया और चुपचाप खाना खाते रहे। आर्यन को इसकी आदत थी। उनके ससुर जय एक ईमानदार व्यक्ति थे, अच्छे स्वभाव वाले और महत्वाकांक्षाहीन, जो शांति से अपने दिन बिताना चाहते थे। हिमानी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और कहा, आर्यन, क्या तुमने सुना कि आर्या एक हेवंस ओरिजिन एकेडमी के उपमहल मास्टर की सीधी शिष्या बनने वाली है? आर्यन ने सिर हिलाया। मैंने सुना। कुलमाता के जन्मदिन समारोह के अगले दिन यह बात फैल गई कि आर्या को हेवंस ओरिजिन एकेडमी की उपमहल मास्टर गौरी देवी ने अपनी सीधी शिष्या के रूप में चुना था। क्लाउड रिवर प्रीफेक्चर के भीतर गौरी देवी एक दुर्लभ मार्शल दांव ग्रैंड मास्टर थीं, जो दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। साधारण मार्शल कलाकारों के लिए वह एक दूर के देवता या उड़ते हुए ड्रैगन की तरह थीं। आर्या के लिए उनके जैसी ग्रैंड मास्टर का अनुग्रह जीतना अप्रत्याशित सौभाग्य था और पूरा वेन परिवार इस बात से उत्साहित था। जब यह बात फैली तो इसने बड़ी लहरें पैदा की और पूरे शहर को हिला दिया। कौन जानता था कि कितने लोग इस पर उत्साहित थे। लेकिन आर्यन के लिए यह बस थोड़ा अप्रत्याशित था, बस इतना ही। आर्या को हेवंस ओरिजिन एकेडमी में शामिल हुए अभी आधा महीना भी नहीं हुआ था। फिर भी उन्होंने पहले ही एक मार्शल दांव ग्रैंड मास्टर का पक्ष जीत लिया था। आर्यन ने भी इसकी आशंका नहीं की होगी, लेकिन साथ ही वह ठीक चौंकाने वाले भी नहीं थे। उसे एक मार्शल दांव ग्रैंड मास्टर, एक इनर फर्नेस विशेषज्ञ की शिष्या बनना था। इसका क्या मतलब था? हिमानी की सुंदर मुखाकृति खुशी से दमक उठी। यह पूरे वेन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज सुबह ही परिवार के मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवार को 1000 टेल सोना, 10 मोतियों के गुच्छे और 9 इमारतों के विलेख का वादा किया है। इसके अलावा उन्होंने ब्लूफिन स्ट्रीट के एप्रिकॉट क्लिनिक को हमारे प्रबंधन के तहत रखने का फैसला किया है। जैसे ही उसने यह कहा, वह मंत्रमुग्ध लग रही थी। वह लगभग दमक रही थी। यह स्पष्ट था कि वह कितनी प्रसन्न थी। पिछले कुछ दिन निस्संदेह उनके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक रहे थे। कोई भी उन्हें देखता था तो वे मुस्कान के साथ उनका अभिवादन करते थे और उत्साह तथा चापलूसी के साथ बोलते थे। यहां तक कि परिवार के मुखिया और कुलमाता भी उनके साथ पहले से कहीं ज्यादा सम्मान से पेश आते थे। इससे हिमानी कुछ हद तक स्तब्ध थीं। यह उन्हें पूरी तरह वास्तविक नहीं लग रहा था। यह सच में अद्भुत खबर है, आर्यन ने लापरवाही से कहा। हिमानी तुरंत सतर्क हो गई। यह दौलत तुम्हारे लिए नहीं है, इसके बारे में सोचना भी मत। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोएं। उनके पास पैसे की कमी थी, लेकिन उनके पास और कमाने के अनगिनत तरीके थे। इतनी कम राशि का लालच करने की क्या जरूरत थी? उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि हिमानी क्या सोच रही थीं। उनका सुंदर चेहरा अप्रत्याशित रूप से विभिन्न भावों के बीच बदल रहा था। अंत में वह किसी निर्णय पर पहुंची। तुम्हें परिवार में शादी करके आए हुए 1 साल हो गया है। तुम हमेशा हम पर मुफ्त का बोझ बनकर नहीं बैठ सकते, इसलिए मैं तुम्हें एप्रिकॉट क्लिनिक का प्रबंधन संभालने के लिए भेजने की योजना बना रही हूं। आर्यन स्तब्ध थे। हालांकि ब्लूफिन स्ट्रीट गुआंगलिंग शहर के सबसे समृद्ध हिस्से में नहीं थी, यह घनी आबादी वाली थी
और सभी व्यवसायों के लोगों के लिए एक एकत्रित बिंदु थी। एप्रिकॉट क्लिनिक वर्षों से वहां कारोबार कर रहा था और उनके पास ग्राहकों की कमी नहीं थी। जिस चीज ने आर्यन के संदेह को बढ़ाया वह यह थी कि उनकी सास, जो हमेशा उनसे नफरत और घृणा करती थीं, उन्हें कहीं से भी लाभ दे रही थीं। क्या वह सचमुच यह अपने दिल की अच्छाई से कर रही थीं? उन्हें लंबे समय तक सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। हिमानी का भाव गंभीर हो गया और उन्होंने तीखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। हालांकि तुम एप्रिकॉट क्लिनिक का प्रबंधन करने जा रहे हो, मैं उम्मीद करती हूं कि तुम हर महीने 1,000 टैल चांदी कमाकर दोगे। इससे कम हुआ तो मुझे निर्मम होने के लिए दोष मत देना। आर्यन आखिरकार समझ गए। यह कुछ ठीक लगा। यह वही सास है जो मुझे याद है। वह बिना किसी कारण के मेरे लिए कुछ अच्छा कभी नहीं करेंगी। जय बीच में टोकने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने पूछा, 1 महीने में 1,000 टैल? हिमानी ने विजयी भाव से कहा, मैं कल रात भर जागती रही और आखिरकार मैंने एप्रिकॉट क्लिनिक के बही खातों को व्यवस्थित कर लिया। अगर कारोबार अपनी वर्तमान दर पर जारी रहता है तो यह हर महीने 1,000 टैल कमाएगा, 300 ऊपर या नीचे। आर्यन स्तब्ध थे। ऐसा लगा कि उनकी सास की नजरों में वह मुफ्त की कड़ी मेहनत के अलावा और कुछ नहीं थे, और वह भी बिना भुगतान वाली मेहनत। यह सब क्या हो रहा है? मेरे पिछले जन्म में मैं वाइल्ड्स का संप्रभु, एब्स्ट्रूस फोर्स का तलवार मास्टर था। अब पुनर्जन्म के बाद मेरी कर्कश सास भी अपनी इच्छानुसार मेरा शोषण कर सकती है। अगर वह 1 महीने में 1,000 नहीं कमा पाता है तो क्या होगा? जय ने पूछा। हिमानी ने नाक सिकोड़ी, फिर चतुराई से कहा, मैं अनुचित नहीं हूं। वह बस बाकी का बाद में भुगतान कर सकता है। यह ठीक है जब तक वह 3 महीने के भीतर अंतर पूरा कर देता है। वह रुकीं, फिर लापरवाही से आगे बढ़ीं। लेकिन उस मामले में उसे थोड़ा अतिरिक्त ब्याज देना होगा। वह जितना ज्यादा हमारा आर्नी होगा, ब्याज उतना ही ज्यादा होगा। अगर वह 3 महीने के भीतर अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे अपने ब्याज पर भी ब्याज देना होगा, और उसका कुल कर्ज बिना रुके बढ़ता जाएगा, अंतहीन रूप से गुणा होता जाएगा। बस सुनकर मृदुभाषी, अच्छे स्वभाव वाले जय मदद किए बिना नहीं रह सके और हाँफने लगे। उन्हें आर्यन के लिए बुरा लगने लगा था। हिमानी ने अपना गला तर करने के लिए एक घूंट चाय पी और उनकी तीखी नजर आर्यन पर टिकी। तुम अपने कर्ज में चूक नहीं करोगे, है ना? जवाब देने के बजाय आर्यन ने अपना ही एक सवाल पूछा, और अगर मैं प्रति माह 1,000 टैल से ज्यादा कमाता हूं तो क्या होगा? हिमानी जोर से हंसी। तुम बोझ हो सकते हो, लेकिन तुम में अभी भी कुछ महत्वाकांक्षा बाकी है। यहां तक कि तुम भी समझते हो कि तुम जितना ज्यादा पैसा कमाओगे उतना ही अच्छा होगा। उन्होंने सहमति में कहा, तो मैं आगे बढ़ती हूं और तुम्हें बताती हूं कि अगर तुम 1,000 टैल से ज्यादा कमाते हो तो तुम बाकी रख सकते हो। ठीक है, यह तय है। आर्यन ने बिना किसी दूसरी सोच के सहमति दे दी। हिमानी स्तब्ध थीं। उन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि वह इतनी स्पष्ट रूप से सहमत हो जाएंगे, और इससे वह बेचैन हो गईं। उन्होंने इसके बारे में सोचा, फिर उन्हें फिर से चेतावनी दी। अगर तुमने कोई चाल चलने की हिम्मत की तो मुझे अपने बुरे व्यवहार के लिए दोष मत देना। थोड़ी देर बाद आर्यन चले गए। हिमानी उन्हें कल एप्रिकॉट क्लिनिक भेज रही थी। वह अब से वहीं रहेंगे। यह वास्तव में उनके लिए अच्छी खबर थी। वेन परिवार की संपत्ति में रहना हर चीज को असुविधाजनक बनाता था, लेकिन बाहर सब कुछ अलग होगा। जल्द ही अलिंद में केवल हिमानी और जय ही बचे थे। जय मदद किए बिना नहीं रह सके और उन्होंने पूछा, तुमने आर्यन को क्लिनिक प्रबंधित करने के लिए क्यों भेजा? दूसरे भाई का वहां लंबे समय से नियंत्रण रहा है, और वहां हर कोई, चिकित्सकों से लेकर सेवकों तक, उनके वेतन पर है। उन्होंने खुद ही आह भरी। अगर तुम आर्यन को अकेले भेजती हो तो वे निश्चित रूप से उसे तंग करेंगे। उसे वहां कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। हिमानी ने झल्लाकर कहा, अगर तुम अपने दूसरे भाई जितने काबिल होते तो कुलमाता ने आर्यन को पहले स्थान पर हमारे परिवार में शादी करने क्यों दिया होता? क्या तुम्हें पता है कि इस व्यवस्था ने हमारी बेटी के साथ कितना अन्याय किया है?
अब अपने बड़े भाई को देखो। वह परिवार का मुखिया है, जिसके पास वह सारी शक्ति और अधिकार है। वह पूरे परिवार की संपत्ति को नियंत्रित करता है। वह कितना प्रभावशाली है। अब तुम्हें देखो। तुम पढ़ाई और मार्शल आर्ट दोनों में विफल रहे हो और तुम कभी किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करते हो। सारी अच्छी चीजें तुम्हारे बड़े भाइयों के हाथों में चली गई हैं। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से हमारे परिवार के मामलों का प्रभार नहीं लेती, तो तुम्हारी मामूली क्षमताओं के साथ बाकी परिवार ने हमें कब का तंग करके मार डाला होता। हिमानी ने उन्हें इतनी बुरी तरह डांटा कि जय एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। वह केवल उदास हो सकते थे, लेकिन फिर वह हमेशा से ऐसे ही थे। वह अच्छी तरह जानते थे कि अपने भाइयों की तुलना में वह वास्तव में काफी औसत थे। इसके अलावा हिमानी का मजबूत स्वभाव और चतुरता केवल उनकी अपनी अयोग्यता को ही ऑफसेट करती थी। कुछ समय बीता जब हिमानी आखिरकार शांत हुईं। मुझे पता है कि एप्रिकॉट क्लिनिक हमेशा तुम्हारे दूसरे भाई का रहा है, लेकिन वह अतीत की बात है। अब से यह हमारा है। जहां तक आर्यन को तंग किए जाने की बात है, हमारे उस दामाद को कम मत समझना। जय स्तब्ध थे। इसका क्या मतलब है? मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले आर्यन ने आर्मेंद्रा को इमॉर्टल गैदरिंग हाउस में एक सबक सिखाया था। मैंने शुरू में माना था कि हुआंग परिवार उसे जाने नहीं देगा, लेकिन उसे देखो, वह अभी भी जीवित और ठीक है। उन्होंने उसके सिर पर एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हिमानी ठंडी हंसी। हालांकि मैं उनके तर्क को समझ नहीं पा रही हूं, लेकिन मेरी प्रवृत्ति मुझे बताती है कि कुछ अजीब चल रहा है। वह रुकी, फिर आह भरी। यह अफसोस की बात है। अगर वह अभी भी ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनोर के बाहरी संप्रदाय के तलवार प्रमुख होते, तो वह आर्या के लिए बस थोड़ा सा अच्छा मेल हो सकते थे। लेकिन अब वह एक ग्रैंड मास्टर की शिष्या बनने वाली है। उसकी तुलना आर्यन से करो, उसमें बिल्कुल भी कोई मजबूत बिंदु नहीं है। उनका स्वर घनी नाराजगी से भरा था। अगर उसने अपनी खेती नहीं खोई होती, तो वह पहली जगह में हमारा दामाद कभी नहीं बनता। जय ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश में कहा। आखिरकार उस समय आर्या को हेवंस ओरिजिन एकेडमी में प्रवेश करना बाकी था। तुम अपना मुंह बंद रखो। हिमानी ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा, उन्हें बीच में काटते हुए। क्या तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो या सिर्फ आर्या का मजाक उड़ा रहे हो? या तुम हाल ही में इतने निराश हो गए हो कि तुम्हें किसी को तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है? जय स्पष्ट रूप से बेचैन थे। वह शर्माते हुए मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं कहा। अगले दिन की सुबह आर्यन अपना सामान लेकर उस जगह से निकल गया जहां वह पिछले 1 साल से रह रहा था। आज से वह एप्रिकॉट क्लिनिक का प्रबंधन करेगा और वह वहीं रहेगा भी। आज मैं ग्रेट अज्योर के तट पर अभ्यास करना छोड़ देता हूं। एक बार जब मैं सब कुछ व्यवस्थित कर लूंगा, तब जा सकता हूं। मुझे अभी के लिए एक लोहार ढूंढना और तलवार बनवाना भी टालना होगा। आर्यन ने वेन परिवार की हवेली से निकलते हुए सोचा। गुआंगलिंग सिटी, ब्लूफिन स्ट्रीट। सड़कें भरी हुई थीं और चहल पहल थीं। ग्रेट जोऊ में केवल एक छोटी सी अल्पसंख्यक ही मार्शल दांव की खेती करती थी। नागरिकों का एक बड़ा बहुमत साधारण नश्वर लोग थे। उन्होंने अपना जीवन जीविका कमाने और अपने आसपास की दुनिया के उतार चढ़ावों एक की व्याख्या करने में बिताया। आर्यन भीड़ के बीच आराम से टहल रहा था। उसे अवर्णनीय शांति महसूस हो रही थी। एप्रिकॉट क्लिनिक में मैं रोजाना सभी तरह की औषधीय सामग्रियों के साथ काम कर पाऊंगा। मैं उनका उपयोग मार्शल दांव की खेती के लिए कर सकता हूं। यह वास्तव में मेरे लिए एक अच्छी बात है। मैं अपनी खेती की गति बढ़ा पाऊंगा, लेकिन यह इस शर्त पर है कि मैं महीने में 1000 तांदी चांदी कमा सकूं। हम आर्यन अचानक रुक गया। शानदार ब्रोकेट के वस्त्र पहने एक युवक उस पर मुस्कुरा रहा था। वह उत्सुकता से पास आया और आर्यन तक पहुंचने से पहले ही उसने खुशी से अपनी मुट्ठी बांध ली। भाई आर्यन, आप भी टहलने निकले हैं। कितना अच्छा संयोग है। यह कोई और नहीं बल्कि अरमेंद्र था। जब गुआंगलिंग सिटी का बदनाम बिगड़ैल युवा मास्टर प्रकट हुआ, तो पैदल यात्री जल्दबाजी में पीछे हट गए, जैसे कि वह कोई प्राकृतिक आपदा या क्रूर जानवर हो।
मुझे लगता है कि तुम इतने समय से मेरा ही इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने उस पर नजर डाली। सुबह सुबह इतना बोर कौन होगा कि टहलने निकल जाए? अरमेंद्र कुछ शर्मिंदा दिखा। उसने समझाना शुरू किया, भाई आर्यन। ठीक है, आर्यन ने बीच में टोका। तुम्हारे पिता ने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था, है ना? तुम वापस जा सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उसने बोला, वह आगे बढ़ गया। अरमेंद्र को अचानक अपराध बोध हुआ। आर्यन ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया था। यह सच था, उसके पिता अरेंद्रा ने उसे आर्यन के करीब आने के लिए हर उपलब्ध अवसर को हथियाने का आदेश दिया था। चाहे कुछ भी हो, उसे आर्यन के साथ एक संबंध बनाना ही था। अगर कोई अवसर न हो तो उसे खुद ही अवसर पैदा करने होंगे। उस समय अरमेंद्र ने भोलेपन में अपने पिता से पूछा था कि क्या वे चाहते हैं कि वह आर्यन का दोस्त बन जाए। अरेंद्रा ने निराशा से उसकी ओर देखा और उसकी हवाई कल्पनाओं को फटकारते हुए कहा, दोस्त बनना तो दूर की बात है, अगर तुम उसके अधीनस्थ भी बन जाओ तो हमें कृतज्ञता में धूप जलानी पड़ेगी। यही कारण था कि आज यह मुलाकात हुई। आखिर मैं एक योग्य अधीनस्थ कैसे बनूं? जैसे ही उसने आर्यन को धीरे धीरे दूर जाते देखा, अरमेंद्र ने दांत पीसे, खुद को मजबूत किया और उसके पीछे भागा। उसे अचानक वे सेवक याद आए जो पहले उसके पीछे लगे रहते थे। वे हमेशा उसके साथ चिपके रहते थे, उसे मनमानी करने देते थे। वे वाक्पटु, विचारशील, वफादार और बिना सवाल किए आज्ञाकारी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे हर चीज में उसका नेतृत्व मानते थे। अब अरमेंद्र ने उनके उदाहरण से सीखने की योजना बनाई। आर्यन ने देखा कि अरमेंद्र उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई आर्यन, मुझे जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। अरमेंद्र मन ही मन खुश हो गया। वह दौड़कर आर्यन के पास आया, देखा कि उसके कंधे पर सामान लटक रहा है और शर्म से बोला, भाई आर्यन, क्या मैं आपका बैग उठा लूं? अगर तुम चाहते हो। आर्यन ने अपना सामान उसे फेंक दिया। एक रईसजादा, एक बिगड़ैल युवा मास्टर, फिर भी वह यहां एक नौकर बनने के लिए उत्सुक था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था? अरमेंद्र ने सावधानी से उसे स्वीकार किया। आंतरिक रूप से वह खुशी से लगभग पागल हो गया था। क्या इसका मतलब यह है कि आर्यन को मेरे आसपास रहने से सचमुच कोई ऐतराज नहीं है? अगर पिताजी को यह पता चला तो वह मेरे लिए खुश होंगे, है ना? अब मुझे बस अच्छा प्रदर्शन करना है। अरमेंद्र ने अपना अभिमान त्याग दिया है। एक अच्छा अधीनस्थ बनने में विफल होने का डरने की कोई जरूरत नहीं है ना? आर्यन कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि केवल अरमेंद्र को अपना सामान ले जाने की अनुमति देने से वह इतना खुश हो जाएगा। कुछ ही देर में आर्यन ने दूरी पर एप्रिकॉट क्लिनिक का बोर्ड देखा। क्लिनिक एक 3 मंजिला इमारत थी जो सड़क की ओर बनी थी, जिसमें एक पुराने जमाने का आकर्षण था। वेन परिवार गुआंगलिंग सिटी के 3 महान कुलों में से एक था और उन्होंने अपनी नींव चिकित्सा पर बनाई थी। उन्होंने स्थानीय औषधीय जड़ी बूटियों के व्यापार के 90% से अधिक पर एकाधिकार कर लिया था और उनके पास हजारों एकड़ औषधीय जड़ी बूटियों के भूखंड थे। इसके अलावा वे 1000 से अधिक औषधि चुनने वालों को रोजगार देते थे, जो नियमित अंतराल पर जड़ी बूटियों की तलाश में पहाड़ों में गहरे जाते थे। केवल गुआंगलिंग सिटी के भीतर वेंट परिवार 16 क्लिनिक और 19 दवाखाने चलाता था। एप्रिकॉट क्लिनिक उनमें से एक था। जब आर्यन पहुंचा तो एप्रिकॉट क्लिनिक के दरवाजे के बाहर पहले से ही मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी। लेकिन तभी 2 सेवक भीड़ को वापस भेजने के लिए बाहर निकले। आप सभी जल्दी करें और कोई दूसरा क्लिनिक ढूंढें। एप्रिकॉट क्लिनिक आज व्यापार के लिए नहीं खुला है। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। आज हमारा नेतृत्व बदल रहा है और हमारा नया प्रबंधक अभी तक नहीं आया है। कतार में इंतजार कर रहे समूह में तुरंत हंगामा मच गया। कुछ ने निराशा में आहें भरीं, जबकि अन्य ने असहाय रूप से सिर हिलाया। कुछ ने तो सेवकों को गालियां भी दीं। यह शुद्ध अराजकता थी, लेकिन दोनों सेवकों को परवाह नहीं थी। वे बस मुड़े, वापस क्लिनिक में चले गए और दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि रुको, एक आवाज ने कहा, नया प्रबंधक यहां है,
हम आज बंद नहीं कर रहे हैं। दोनों सेवक जम गए और मरीजों की कतार ने भी उधर देखा। तब उन्होंने देखा कि नीले कपड़े के वस्त्र पहने हुए एक दुबला सुंदर युवक सीधे उनकी ओर चल रहा था। एक सेवक ने संदेह से कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा नया प्रबंधक, आर्यन ने सपाट लहजे में कहा। उसने एप्रिकॉट क्लिनिक को ऊपर से नीचे तक देखा। यह ग्रेट अजोर से ज्यादा दूर नहीं है, जगह बुरी नहीं है। सेवक ने अचानक पूछा, तुम आर्यन हो? आर्यन। दूसरे सेवक ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, हंसते हुए कहा, तुमने अभी तक हमारे दरवाजे से अंदर कदम भी नहीं रखा है, फिर भी तुम खुद को हमारा प्रबंधक समझते हो। मुझे डर है कि तुम्हारी सीट गर्म होने से पहले ही तुम दरवाजे से बाहर हो जाओगे। जब उसने यह सुना तो आर्यन ने तेजी से कुछ भांप लिया। ऐसा लग रहा था कि उसके आने की वजह से क्लिनिक के पूरे कर्मचारियों ने आपस में बात कर ली थी और अपने नए प्रबंधक को उसकी जगह दिखाने पर सहमत हो गए थे। तो यह वह है, यह वैन परिवार का घर जमाई है। कोई आश्चर्य नहीं कि एप्रिकॉट क्लिनिक आज बंद है। यह उसी के कारण है। कतार में इंतजार कर रहे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। गुआंगलिंग सिटी में कौन आर्यन, वैन परिवार के घर जमाई, के बारे में नहीं जानता था। बेचारी आर्या को एक अपंग से शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कौन जानता था कि आज भी कितने लोग उसके दुर्भाग्य पर विलाप करते हैं। आदरणीय जमाई राजा, मेरी डिठाई को माफ करना, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप घर जाएं और शांति से एक घर जमाई के रूप में अपना जीवन बिताएं। आपके जैसा व्यक्ति एप्रिकॉट क्लिनिक के मामलों का प्रबंधन करने के लिए किसी भी तरह से फिट नहीं है। सेवक तेजी से निडर होता जा रहा था। उसका लहजा रहस्यमय था और उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से तिरस्कारपूर्ण थी। आर्यन ने उस पर नजर डाली, फिर धीरे से कहा, आगे से तुम्हें एप्रिकॉट क्लिनिक में वापस आने की जरूरत नहीं है। सेवक स्तब्ध रह गया। उसने अपनी ओर इशारा किया, क्या तुम मुझे निकाल रहे हो? हा 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 हा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन मेरे परिवार ने वैन परिवार के दूसरे बुजुर्ग की 3 पीढ़ियों तक सेवा की है और हमने बहुत पहले ही एक बंधन समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए थे। कोई और मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। उसने खुद को बंधन में बेच दिया है, फिर भी वह इतना गर्व क्यों दिखा रहा है? आर्यन आश्चर्य में आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। आर्यन पास गया और सेवक के कंधे पर थपथपाया। तुमने खुद को वैन परिवार को बेचा है, न कि एप्रिकॉट क्लिनिक को। मैं अब यहां का प्रबंधक हूं। अगर तुम सचमुच नहीं जाना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन वेतन की उम्मीद मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेवक की आंखें लाल हो गईं। वह गुस्से में था। तेरी दादी की? तुमने मेरे भाई आर्यन से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? अरमेंद्र पूरे रास्ते आर्यन का पीछा करता आया था और वह अब अपने गुस्से को और नियंत्रित नहीं कर सका। वह आगे बढ़ा, फिर सेवक के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। धड़ाम! सेवक लड़खड़ाया, फिर एक मारे गए सुअर की तरह चीखते हुए सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। जब तक वह अपने पैरों पर रेंग कर उठा, उसका सिर लहूलुहान था और उसके गाल लाल और सूजे हुए थे। तुम्हा! वह गाली देने ही वाला था जब उसने देखा कि उसे किसने मारा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और उसने स्तब्धता में कहा, युवा, युवा मास्टर अरमेंद्र। डॉक्टर को देखने के लिए इंतजार कर रही भीड़ में हंगामा मच गया। उन्होंने बदनाम बिगड़ैल युवा मास्टर को पहचान लिया था। तुम अभी भी यहीं हो? क्या मैं इसे इस तरह समझूं कि तुम मुझे अपने घर आने का निमंत्रण दे रहे हो? अरमेंद्र की आंखों में हिंसा की धमकी थी। सेवक रुकने की हिम्मत नहीं कर सका। वह इतना डर गया कि भाग गया। क्या बकवास है? अरमेंद्र ने थूका, फिर चारों ओर देखा। जब उसे एहसास हुआ कि आर्यन पहले ही क्लिनिक के अंदर जा चुका है, तो वह जल्दबाजी में उसके पीछे भागा। क्या हो रहा है? हुआंग परिवार का रईसजादा वैन परिवार के घर जमाई के साथ क्यों मिला हुआ है? कौन जानता है? भीड़ ने आपस में चर्चा की। सभी पूरी तरह से हैरान थे। एप्रिकॉट क्लिनिक के अंदर दवा की महक फैली हुई थी, जो दिल को शांत कर रही थी।
दवा की अलमारियों की कतारें प्रदर्शित थीं, जिसमें सभी प्रकार की सजावट और फर्नीचर विभिन्न क्षेत्रों को सुशोभित कर रहे थे। क्लिनिक साफ और विशाल था। बुरा नहीं है। आर्यन ने जो देखा उससे खुश होकर अपने हाथ पीछे बांधकर खड़ा था। कम से कम कुछ समय के लिए यह उसका कार्यस्थल होगा। वेन परिवार के जमाई, इसका क्या मतलब है? एक दुबले पतले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे घूरा। उसके बगल में लगभग 1 दर्जन अन्य लोग खड़े थे। मुंशी, सहायक, प्रशिक्षु दवा विक्रेता और सेवक। उन सभी के चेहरे पर अप्रिय भाव थे। उन्होंने अभी अभी बाहर हुई हर चीज को देखा था। आर्यन काउंटर के पीछे गया और लापरवाही से प्रबंधक के लिए आरक्षित लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। फिर अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर नजर डालने से पहले अंगड़ाई ली। आज से मैं एप्रिकॉट क्लिनिक का प्रबंधक हूं, उसने सपाट लहजे में कहा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन अगर तुम अपनी नौकरी रखना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम मेरे रास्ते में न आओ। ग्रे रंग के कपड़े पहने एक आदमी ने तुरंत एक ठंडी हंसी निकाली। तुम कुछ नहीं समझते। तुम्हें हमारा प्रबंधक बनने का क्या अधिकार है? अगर तुम हमारे सभी पुराने हाथों को भड़काते हो तो वे चले जाएंगे और एप्रिकॉट क्लिनिक अनिवार्य रूप से हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आर्यन ने उस पर नजर डाली। अगर तुम मेरी बात मानने से इनकार करते हो तो तुम्हारा भी स्वागत है। तुम जा सकते हो। ग्रे रंग का आदमी जम गया, जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? उसके बगल में खड़े दुबले पतले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भावहीन होकर उसे चेतावनी दी। वह दुर्जन है। वह यहां का पुराना कर्मचारी है और उसने 30 सालों तक वेन परिवार की ओर से लगन से काम किया है। वह अनुभवी और सक्षम है। इससे पहले कि वह व्यक्ति अपनी बात पूरी करता, आर्यन ने अपनी उंगलियों को मेज पर ठपठपाया और उसे रोक दिया। मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है। अगर वह काम नहीं करना चाहता तो उसे तुरंत चले जाना चाहिए। एप्रिकॉट क्लिनिक बंद होता है या नहीं, इसका तुम में से किसी से कोई लेना देना नहीं है। समूह के भाव बदल गए और उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनमें से किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि सार्वभौमिक रूप से तिरस्कृत वेन परिवार का घर जमाई इतना दबंग और तर्कहीन होगा। मैं इतने अहंकार वाले महज एक घर जमाई की सेवा करने से इनकार करता हूं। दुर्जन ने अपनी आस्तीनें झटकी और गुस्से में निकल गया। हालांकि दरवाजे के आधे रास्ते में अरमेंद्र ने उसका रास्ता रोक दिया। बदनाम बिगड़ैल रईसजादे ने धीमी आवाज में कहा, दुर्जन, है ना? आपका जाना स्वागत योग्य है, लेकिन मैं आज रात आपके घर आने वाला हूं। चलो, तुम और मैं एक अच्छी बातचीत करते हैं। दुर्जन का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। ग्वांगलिंग शहर के भीतर अरमेंद्र एक दुर्लभ बिगड़ा हुआ युवा स्वामी था। उसका मिजाज क्रूर, विस्फोटक, अहंकारी और दबंग था। कौन जानता था कि उसने अपने नाम पर कितने बुरे काम किए थे। अगर वह जैसा कोई मेहमान बनकर आता तो यह उनके दरवाजे पर यमराज के प्रकट होने जैसा ही होता। दुर्जन कुछ ही क्षण पहले क्रोधित हुआ था, लेकिन अब वह जम गया। उसकी निगाहें काली और अनिश्चित थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में सीसा भरा हो। वह जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरमेंद्र इत्मीनान से मुस्कुराया। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो आराम से बैठो और भाई आर्यन के आदेशों का पालन करो, वरना मुझे अपने लोगों को तुम्हारे घर पर तुम्हारे रिश्तेदारों का स्वागत करने के लिए भेजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वह मेरे परिवार को निशाना बना रहा है। दुर्जन की आंखें फैल गईं। वह एक मुरझाए हुए फूल की तरह ढह गया और अपनी मूल जगह पर वापस बैठ गया। आर्यन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। तुमने इस बारे में बात करने से मना कर दिया था। तुम्हें सिर झुकाने के लिए एक खलनायक की जरूरत पड़ी। क्या यह सब सच में जरूरी था? उसने अरमेंद्र पर एक नजर डाली। थोड़ा कम गुस्सा दिखाओ। अरमेंद्र ने जल्दबाजी में उसे एक चाटुकारिता भरी मुस्कान दिखाई। आप मुझे डांटने में सही हैं भाई आर्यन। जब दुबले पतले अधेड़ व्यक्ति ने यह देखा तो उसे अचानक ठंडक महसूस हुई। आर्यन को एप्रिकॉट क्लिनिक का प्रबंधन संभालने के लिए सीखने के बाद उन्होंने उसे हटाने के लिए हर आवश्यक साधन का उपयोग करने का फैसला किया था। एक तुच्छ
महत्वहीन दामाद की सेवा कौन करना चाहता था, लेकिन वे कभी अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वह अपने साथ इतना कुख्यात हमलावर कुत्ता लाएगा। उन्होंने आर्यन को नाराज करने की हिम्मत की, लेकिन उनमें से किसने परिवार प्रमुख हुआंग के बेटे को नाराज करने की हिम्मत की? भले ही अरमेंद्र उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर देता, वेन परिवार शायद ही कोई मदद दे पाता। वेन परिवार के दामाद, हमारा निश्चित रूप से आपका विरोध करने का कोई इरादा नहीं है। कृपया निश्चिंत रहें। दुबले पतले अधेड़ व्यक्ति ने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी बांध ली। उसका रवैया पहले से कहीं अधिक संयमित था। तुमने गलत समझा। मैं तुम सबको यहां रखने के लिए बेचैन नहीं हूं। आर्यन ने सिर हिलाया, फिर सीधे कहा, जो भी प्रशांत और उसके परिवार को खुद को बेच चुका है, वह जा सकता है। क्लिनिक के लिए निकलने से पहले ही वह जानता था कि यह लंबे समय से प्रशांत और उसकी वंश श्रृंखला के अधिकार क्षेत्र में था, लेकिन आज से यह आर्यन का क्षेत्र था। स्वाभाविक रूप से उसे पहले थोड़ी साफ सफाई करनी थी। यह उसे आगे चलकर छिपी हुई बाधाओं से बचाएगा और बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। क्या? उनमें से कई के भाव तुरंत बदल गए। दुबले पतले अधेड़ व्यक्ति ने कहा, वेन परिवार के दामाद, यह बिल्कुल सही नहीं है ना? भले ही उन्होंने खुद को दूसरे एल्डर को गिरवी रखा हो, वे अभी भी वेन परिवार के लिए काम करते हैं। क्या इससे वफादार कर्मचारियों को दुख और निराशा नहीं होगी? आर्यन चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा। अरमेंद्र को तुरंत एहसास हुआ कि अब उसकी बारी है। उसने अपना गला साफ किया, फिर कमरे के चारों ओर अपनी नजर घुमाई। सभी लोग, मेरे भाई आर्यन के लिए चीजों को मुश्किल न बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इस बिगड़ैल युवा स्वामी के शब्दों में एक शक्तिशाली निहित धमकी थी। कई कर्मचारी तुरंत चले गए, कुछ उदास, कुछ नाराज, कुछ कड़वे, लेकिन वे सभी एक भी शिकायत किए बिना चले गए। वे जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर उन्होंने अरमेंद्र को नाराज कर दिया और वह सचमुच उनके दरवाजे पर आ गया तो वे क्या करेंगे? अंत में केवल 7 एप्रिकॉट क्लिनिक के पुराने कर्मचारी बचे रहे। दुबला पतला अधेड़ व्यक्ति प्रबंधक हरीश था। उसने वेन परिवार के साथ किसी भी तरह का कोई गिरवी समझौता नहीं किया था। हालांकि भले ही वह नहीं गया, लेकिन उसके मन में स्पष्ट रूप से रंजिश थी। उसका चेहरा उदास और भद्दा था। हरीश के अलावा बाकी सभी प्रशिक्षु औषधि विक्रेता और सहायक थे। वैद्य विद्या का क्या हुआ? आर्यन ने अचानक पूछा। उसे याद था कि पहले वैद्य विद्या नाम के एक डॉक्टर एप्रिकॉट क्लिनिक में काम करते थे। वह स्थानीय रूप से प्रसिद्ध थे और ग्वांगलिंग शहर के नागरिक उन पर भरोसा करते थे। हरीश ने औपचारिक रूप से कहा, एल्डर वैद्य विद्या को कल रात अनजाने में ठंड लग गई। वह बीमार पड़ गए हैं और वर्तमान में घर पर आराम कर रहे हैं। वह रुका, फिर आगे कहा, हमारे क्लिनिक में 2 और चिकित्सक हैं, लेकिन कल एक रिश्तेदार से मिलने घर गया है, जबकि दूसरा ग्रेट एजोर के दूसरी तरफ क्लाउड फॉल सिटी में एक दोस्त से मिलने गया है। दोनों में से कोई भी इस समय क्लिनिक में नहीं है। अरमेंद्र ठहाका लगाए बिना नहीं रह सका। तुम्हारे पास कुल 3 चिकित्सक हैं, लेकिन वे सभी अन्य मामलों में व्यस्त हैं। क्या यह थोड़ा ज्यादा संयोग नहीं है? हरीश ने कंधा उचका दिया, जैसे कि उसका इससे कोई लेना देना ना हो। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, परिसर में चिकित्सक के बिना एप्रिकॉट क्लिनिक को अपने दरवाजे बंद करने होंगे और अपना व्यवसाय निलंबित करना होगा। अचानक आर्यन ने हस्तक्षेप किया, हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। हम अभी मरीजों को स्वीकार करना शुरू कर सकते हैं। हरीश और बाकी सब हक्के बक्के रह गए। आर्यन ने अपनी उंगलियों 100 से अपनी डेस्क पर थपथपाया और कहा, हम बस आम लोगों की सामान्य बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। मैं भी वह कर सकता हूं। पफ! एक नौकर हंसे बिना नहीं रह सका। बाकी के चेहरे पर अजीब भाव थे। यह स्पष्ट था कि उन्होंने आर्यन की बातों को मजाक के रूप में लिया। अरमेंद्र का भाव गहरा गया और वह चिल्लाया, तुम किस बात पर हंस रहे हो? जल्दी करो और बाहर कतार में लगे मरीजों को बुलाओ। उसे आर्यन पर अंधा विश्वास था। हरीश ने सीधे कहा, तब हम सम्मानित वेन परिवार के दामाद की चिकित्सा योग्यताओं को अपनी आंखों से देखने के लिए उत्सुक हैं।
उसने 2 नौकरों को दरवाजे खोलने और मरीजों को अंदर आने की अनुमति देने का आदेश दिया। कुछ ही देर में एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत काउंटर पर आई। उसकी निगाह क्लिनिक के चारों ओर घूमी। वैद्य विद्या कहाँ हैं? आर्यन ने काउंटर के पीछे से कहा। वह यहां नहीं है। मैं आपका इलाज कर सकता हूं। लेकिन बूढ़ी औरत ने केवल उसकी ओर देखा, सिर हिलाया और फिर जाने के लिए मुड़ गई। जब हरीश और बाकी लोगों ने यह देखा तो उनके भाव और भी अजीब हो गए। उन्होंने बस बैठकर इस तमाशे को देखने की योजना बनाई। आर्यन को जरा भी बुरा नहीं लगा। अगला, लोहे से गढ़े हुए दिखने वाला एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया। जब उसे पता चला कि वैद्य विद्या परिसर में नहीं है तो उसने निराशा में सिर हिलाया। उसने गुस्से से कहा, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मेरा समय बर्बाद किया। इतना कहकर वह जाने के लिए मुड़ गया। सर, आप। हरीश ने अपनी हंसी दबाई और बोला। जिस तरह से उसने इसे देखा, अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो आर्यन केवल खुद को शर्मिंदा करेगा। अगला, आर्यन ने बिना किसी भाव परिवर्तन के सीधे कहा। भाई आर्यन, मैं उन्हें अंदर बुलाता हूं। अरमेंद्र एक स्वाभाविक गुर्गा था। जब उसने स्थिति देखी तो वह मुड़ा और एप्रिकॉट क्लिनिक से बाहर निकल गया। बाहर उसने देखा कि कतार सिकुड़ गई थी। संभावित मरीजों में से आधे से अधिक चले गए थे। चलो जल्दी चलते हैं, वैद्य विद्या अंदर नहीं है। एप्रिकॉट क्लिनिक क्या सोच रहा है? वे वेन परिवार के घर जमाई से मरीजों का इलाज करवा रहे हैं। वे पागल हो गए हैं। भीड़ चर्चा में टूट गई और एक के बाद एक व्यक्ति जाने लगा। यह ठीक नहीं है। यह भाई आर्यन का नौकरी पर पहला दिन है। वह ऐसे ही खाली कैसे बैठ सकता है? अगर मैं उसका अधीनस्थ ऐसा होने देता हूं तो क्या मैं अयोग्य नहीं लगूंगा? अरमेंद्र का भाव क्रूर हो गया। वह पत्थर की सीढ़ियों से नीचे चला गया और उसकी नजर उन मरीजों पर पड़ी जो अभी तक नहीं गए थे। उसने ठंडे लहजे में कहा, अरे, लाइन में लगे रहो लोगों। अगर किसी ने बिना अनुमति के जाने की हिम्मत की तो मेरे बुरे व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। मरीज लगभग सभी आम लोग थे। अरमेंद्र जैसे बिगड़े हुए रईसजादे को देखकर उनके दिलों में दहशत छा गई और उनमें से किसी ने भी जाने की हिम्मत नहीं की। तुम अंदर जाओ। अरमेंद्र ने एक दुबले पीले चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा किया। मैं। आदमी घबराया हुआ लग रहा था और मन ही मन वह संकट में चिल्लाया। अरमेंद्र ने निर्दयता से कहा, बूढ़े, मेरे भाई आर्यन से इलाज करवाना तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। एहसान फरामोश मत बनो। बूढ़े आदमी ने मुंह बनाया, फिर सिर झुकाकर अंदर चला गया, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। जब हरीश और बाकी लोगों ने यह देखा तो वे सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। यह बिगड़ा हुआ युवा स्वामी बिना किसी अच्छे कारण के जानबूझकर उकसा रहा है। कब से मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए धमकी देनी पड़ती है। जब वह अंदर आया तो बूढ़े व्यक्ति ने कड़वाहट से मुस्कुराया। डॉक्टर आर्यन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुझे चिकित्सा देखभाल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं? आर्यन ने सिर हिलाया। तुम बीमार हो? मैं नहीं हूं। बूढ़े आदमी ने अपनी पीठ सीधी की और मना कर दिया। हां, तुम हो। मैं सच में नहीं हूं। बूढ़ा आदमी लगभग रो रहा था। हरीश लगभग हंस पड़ा। इसे देखो, कितना बेतुका है। आर्यन उठा, बूढ़े आदमी के पास गया और कहा, हाल ही में तुम्हें रात में तेज खांसी के दौरे पड़ते रहे हैं। तुम थके हुए हो और तुम्हें नियमित रूप से ठंड लगती है और तेज दर्द होता है। क्या मैं सही हूं? आपको कैसे पता चला? आदमी स्तब्ध था, इतना स्तब्ध कि वह चिंतित भी नहीं हो सका। हरीश और बाकी लोगों ने हल्के आश्चर्य से आर्यन को देखा। मरीजों के निदान में देखना, सुनना, चिकित्सा इतिहास लेना और सीधे जांच करना शामिल था। यहां तक कि वैद्य विद्या, जिन्होंने अपना पूरा जीवन चिकित्सा कला में बिताया था, उन्हें भी अपनी बीमारी समझने के लिए कम से कम मरीज के लक्षण पूछने और उनकी नब्ज लेने की जरूरत थी। फिर भी अब बिना कुछ किए आर्यन ने लगभग तुरंत ही बूढ़े आदमी के लक्षणों को पहचान लिया था। तुम्हारे फेफड़ों में एक समस्या है। वृद्धावस्था के साथ मिलकर इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारे वर्तमान लक्षण सामने आए हैं। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ
आम लोगों की सामान्य बीमारियों का इलाज करना बहुत ही सरल था। थोड़ी देर चकराने के बाद बूढ़ा आदमी अचानक बेचैन हो गया और उसकी आवाज कांप गई। तो मुझे अपनी बीमारी का इलाज कैसे करना चाहिए, युवा स्वामी आर्यन? उसकी निगाहों में जलती हुई उम्मीद की एक लौ थी। आर्यन अपनी डेस्क पर लौटा, पेन और कागज निकाला और एक साधारण नुस्खा लिखा। उसने इसे निकटतम नौकर को पकड़ा दिया। जाओ, उसकी दवा लाओ। नौकर ने कागज स्वीकार किया लेकिन झिझक गया। मुझे देखने दो। हरीश आगे बढ़ा और एक संक्षिप्त निरीक्षण के बाद वह विचार में डूब गया। शांत होने से पहले काफी समय बीत गया। वह डॉक्टर नहीं था, लेकिन उसने सालों तक एप्रिकॉट क्लिनिक में काम किया था। उसने एक नजर में जान लिया कि यह नुस्खा एक अनुभवी चिकित्सक का काम था। यह उसी तरह था जैसे मंत्री, भले ही उनके पास अपना कोई राज्य न हो, राजाओं के तरीकों को समझते हैं। एक पल बाद हरीश ने नुस्खा नौकर को सौंप दिया। जाओ, इस सज्जन की दवा लाओ। फिर वह आर्यन की ओर मुड़ा, एक गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, सर, मैं पहले आपकी क्षमताओं को कम आंकने के लिए माफी मांगता हूं और आशा करता हूं कि आप मुझे माफ कर देंगे। जब दूसरों ने यह देखा तो वे दंग रह गए। हरीश प्रबंधक था और उसकी स्थिति उच्च थी, प्रबंधक के बाद दूसरे स्थान पर। फिर भी चौंकाने वाली बात यह थी कि आर्यन के लापरवाही से लिखे गए नुस्खे ने उसे समझाने में कामयाबी हासिल की। आर्यन ने सीधे कहा, यह सिर्फ एक नुस्खा है और कुछ नहीं। अगला। अरमेंद्र अभी भी दरवाजे पर खड़ा था और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, तुम अंदर आओ। इस बार एक पीला चेहरा वाला आदमी अंदर आया, जिसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। आर्यन ने उस पर एक नजर डाली, फिर पास की दराज से एक चांदी की सुई निकाली। इससे पहले कि वह आदमी प्रतिक्रिया भी कर पाता, उसने उसकी पूरी बांह पर कई एक्यू पॉइंट्स पर सुई चुभो दी। एक पल बाद आदमी का दर्द भरा भाव गायब हो गया, जिसकी जगह आश्चर्य और खुशी ने ले ली। अब दर्द नहीं हो रहा। मैं पहले ही 10 से अधिक क्लिनिक जा चुका हूं, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आया। मैं कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि युवा स्वामी आर्यन कुछ ही सुई चुभोने से समस्या ठीक कर सकते हैं। उस आदमी ने उत्साह और खुशी में बार बार अपनी बांह लहराई। खुद के खिलाफ जाते हुए भी हरीश और बाकी लोग प्रभावित हुए और उनके भाव सदमे से भर गए। जिस तरह से उन्होंने आर्यन को देखा, वह नाटकीय रूप से बदल गया। एक्यूपंक्चर से घावों का इलाज? किसने सोचा होगा कि परिवार के कम दर्जे वाले घर जमाई के पास ऐसी तरकीब है। एक्यूपंक्चर ने लक्षणों को ठीक कर दिया, लेकिन मूल कारण को नहीं। तुम्हें कुछ खुराक दवा की भी आवश्यकता होगी। आर्यन ने एक नुस्खा लिखा और उसे आगे बढ़ाया। इस बार नौकर अतुलनीय रूप से तेज था। वह सीधे निर्दिष्ट दवाएं लाने के लिए भागा। अगला, अगला, अगला। अगला अंतराल पूरी तरह से आर्यन के एकल प्रदर्शन में बदल गया। जब कोई मरीज अंदर आया तो उसने एक भी सवाल पूछे बिना उनके लक्षणों और समस्या के मूल कारण दोनों को एक नजर में देख लिया। बिना किसी अपवाद के मरीज दंग थे और उनकी क्षमताओं से पूरी तरह आश्वस्त थे। फिर यह सिर्फ एक नुस्खा लिखने, दवा लाने और भुगतान स्वीकार करने की बात थी। शुरू से अंत तक आर्यन भावहीन था, मानो वह एक भावनाहीन चिकित्सा कठपुतली हो। हरीश और क्लिनिक के बाकी कर्मचारी बस अवाक रह गए। अपने जीवन के इतने सालों में उन्होंने पहले कभी किसी को इस तरह मरीजों का इलाज करते नहीं देखा था। इसके परिणाम स्वरूप एप्रिकॉट क्लिनिक के बाहर भी एक भारी हंगामा हुआ। जैसे ही एक के बाद एक मरीज क्लिनिक से बाहर निकले, बात फैल गई। अंत में अरमेंद्र की धमकियों की कोई आवश्यकता नहीं रही। बाहर मरीज इकट्ठा हो गए, आर्यन से इलाज कराने के मौके के लिए लड़ रहे थे। इस जीवंत, हलचल भरी भीड़ को देखकर अरमेंद्र अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। भाई आर्यन निराश नहीं करते। यहां तक कि उनके जीवन रक्षक चिकित्सा कौशल भी इतने प्रभावशाली हैं